हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा के पहले बोर्ड के प्रश्नों का हल होना यानी हल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं यह बोर्ड के प्रश्नों को देखकर ही सही निर्धारण हो पाता है। तो इसी क्रम में मैं आप लोगों के लिए आज इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान 2022 सेट 346 जीडी के प्रश्नों का संपूर्ण हल लेकर के आया हूं। तो आज इसे हम सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन नंबर 1, खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, लेकिन इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को बिना हल किए इसका आंसर आप निकाल नहीं सकते, तो इसलिए इसका डिटेल आंसर मैं आपके लिए लेके आया हूं। बराबर द्रव्यमान के गोलों A एवं B को क्रमशः प्लस Q एवं माइनस Q आवेश दिया गया है। यदि आवेशन के पश्चात इनके द्रव्यमान क्रमशः MA एवं MB हों तो MA एवं MB में संबंध होगा। तो आपको पता है कि जब किसी पदार्थ पर आवेश दिया जाता है तो उसमें प्लस आवेश दिया गया तो क्या होगा और माइनस आवेश दिया गया तो क्या होगा। प्लस का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनों की कमी और माइनस का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो इस तरह से Ma को आवेश दिया गया है, तो जब इसे Q आवेश दिए गए हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, अर्थात इसका द्रव्यमान घटेगा। और Mb पर माइनस Q है तो इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, अर्थात द्रव्यमान बढ़ेगा। यानी Ma और Mb में क्या रिलेशन होगा, Ma इज लेस देन Mb। ख, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन कर रही है, आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है, अपवर्तन कोण का मान होगा। तो इसमें आपने पढ़ा हुआ क्रांतिक कोण के लिए कि वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। तो इस फिगर से अगर आप देखें तो यह सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा अभिलंब के साथ। तो यहां पर जो अपवर्तन कोण होगा यह 90 डिग्री का होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा। हाइड्रोजन परमाणु के वर्ण क्रम में प्राप्त पाश्चन श्रेणी की वर्ण रेखाओं की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होगी, क्या होगी। तो इसके लिए 1/λ इक्वल्स टू कैपिटल R, और पाश्चन श्रेणी के लिए उच्च श्रेणी से तीसरे में आते हैं तो 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n²। ये वैल्यू पुट करेंगे तो हाईएस्ट यानी 1 सबसे ऊंची जो श्रेणी होगी वह इन्फिनिटी की होगी, तो इन्फिनिटी रखेंगे तो ये आएगा R/9। 1/λ इक्वल टू R/9, तो लैम्डा इक्वल टू 9/R। तो इस तरह से ये मिल जाएगा 9/R। किसी धातु का कार्यफलन 4 eV है, शून्य गतिज ऊर्जा के प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक विकिरण का तरंग दैर्ध्य होगा। तो इसका कार्यफलन शून्य गतिज ऊर्जा है, शून्य गतिज ऊर्जा दिया गया है, इसका मतलब कि इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है शून्य है। तो जो ऊर्जा दी गई है वह कार्यफलन के बराबर होगी। तो E बराबर hc/λ से लैम्डा इक्वल्स टू होगा hc/E। H का मान 6.63 इंटू 10⁻34, C का मान यानी प्रकाश का वेग 3 इंटू 10⁸, और E का मान दिया गया है 4 eV। तो eV को चेंज कर लेंगे जूल में तो 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व करने के बाद यह आ जाएगा 3.1078 इंटू 10⁻7, और ये दशमलव इसका जो है 3 डिजिट इधर शिफ्ट कर दीजिए तो 1 2 3, ये -10 हो जाएगा तो 3107.8 अर्थात 3108 अंगस्ट्राम। इस प्रश्न में अगर 6.6 रखते हैं तो यह 3108 से थोड़ा सा कम आएगा। तो आंसर में यह देखा जाता है कि कौन उसके नियरर है, वह ऑप्शन हो जाता है। तो यहां पर होगा 3108। अगला, विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत एवं चुंबकीय सदिश वेक्टर E एवं वेक्टर B हैं, तरंग संचरण की दिशा प्रदर्शित होगी। तो आपको पता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है, अर्थात
ई क्रॉस बी बराबर ई बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन, जहां यूनिट वेक्टर एन ई तथा बी के तल के लंबवत होती है। तो यह किसके द्वारा दिखाया जाएगा? ई क्रॉस बी द्वारा। आवेश Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के समानांतर भी से गति कर रहा है। आवेश पर लगने वाला बल, तो आवेश पर लगने वाले बल के लिए सूत्र होता है F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। यहां पे समांतर चल रहा तो थीटा का मान 0 डिग्री होगा, इसलिए F बराबर क्यू भी बी, तो साइन जीरो का मान 0 होता है, तो इस तरह से F का मान 0 हो जाएगा। तो ये है मल्टीपल चॉइस के आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 2, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये परिभाषा लिखना है। किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन बंद परिपथ द्वारा परिबद्ध कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है, जहां म्यू नॉट को Y अथवा निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। तो सूत्र से अगर दिखाएं तो यह इंटीग्रल B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट I होता है। ख है, वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए तथा इनके आधार पर द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी लिखिए। तो वैद्युत द्विध्रुव ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L। ग, एक प्रोटॉन एवं एक अल्फा कण समान वेग से गति कर रहे हैं, इनसे संबद्ध डी ब्रॉग्ली तरंगदैर्ध्य में संबंध ज्ञात कीजिए। क्या संबंध होगा? तो लैम्डा P बराबर H बाई एम भी, ये P जो है प्रोटॉन के लिए सफिक्स, इसी तरह से अल्फा सफिक्स हो जाएगा, तो लैम्डा अल्फा बराबर H अपान एम अल्फा इंटू भी। अगर हम यहाँ पे लैम्डा P और लैम्डा अल्फा का रेशियो ले ले तो एम अल्फा अपान एम पी। अब यहाँ पे इसका मान रख करके निकाला जा सकता है, अदरवाइज इतना ही लिख करके छोड़ देंगे। इसी तरह से 2 का घ में दिया गया है कि एक पैरेलल बीम जो है जिसका तरंगदैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है वह परपेंडिकुलर पड़ रही है। स्लिट की विड्थ जो है 3 × 10⁶ मीटर है, तो एंगुलर विड्थ सेंट्रल मैक्सिमा की कितनी होगी? तो केंद्रीय उच्चिष्ट की जो चौड़ाई है इसके लिए सूत्र होता है 2 लैम्डा अपान ई। तो यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 इंटू लैम्डा, लैम्डा का मान है 6000 एंगस्ट्रॉम, तो 6000 गुणे 10⁻−10 और ये हो गया ई 3 × 10⁻6, तो आ जाएगा 0.4 रेडियन। 2 का अंग, इस सर्किट में अगर हम देखें तो ये देखिए बैटरी के धन सिरे से D2 जुड़ा हुआ है, यानी ये फॉरवर्ड बायस में होगा, लेकिन D1 जो है D1 का N सिरा जुड़ा हुआ है, यानी यह रिवर्स बायस में होगा। तो जब यह रिवर्स बायस में होगा तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो डायोड D1 पश्च अभिनत में है तो धारा केवल D2 से प्राप्त होगी, इसलिए I बराबर E अपान टोटल R। तो ये 12 वोल्ट दिया गया है और ये 5 है और ये 3, तो 5 3 8 यानी 12/8 1.5 एम्पियर। 2 का च, EMF को परिभाषित कीजिए। तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? एकांक आवेश को सेल सहित पूरे बंद परिपथ में प्रवाहित कराने में सेल द्वारा किए गए कार्य को सेल का विद्युत वाहक बल अथवा EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। E बराबर W/Q, ये इसका सूत्र होता है। खंड स, ये 2 नंबर के प्रश्न होंगे। एलईडी का पूरा रूप लिखिए, इसके महत्व का उल्लेख कीजिए। तो एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड और हिंदी में कहते हैं प्रकाश उत्सर्जक सेल। इसका महत्व मतलब कि इसका हम यूज क्या करते हैं? तो इसका उपयोग प्रकाश उत्सर्जन बल्ब के रूप में होता है। डिस्प्ले बोर्ड में भी एलईडी का उपयोग होता है। डिजिटल घड़ी, टेलीफोन, कैलकुलेटर, टार्च, मल्टीमीटर, रिमोट, इंडिकेटर, लाइट्स, इन सबों में भी एलईडी का बहुत ज्यादा स्तर पर प्रयोग किया जाता है। आजकल गाड़ियों में हेलोजन लाइट के जगह पर एलईडी लाइट का भी प्रयोग किया जाने लगा है। ख, प्रेरित विद्युत वाहक बल का अर्थ समझाइए। 10 हेनरी प्रेरकत्व तथा 10 ओम प्रतिरोध वाली एक कुंडली 15 वोल्ट के बैटरी से जुड़ी है। यदि परिपथ की कुंजी को दबाने में 0.1 सेकंड का समय लगता है, तब कुंडली में प्रेरित औसत विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है? जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है तो परिवर्तन में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब यहां
जो न्यूमेरिकल पार्ट है तो I बराबर V बटा R, 15 वोल्ट दिया गया और R का मान 10 ओम है, तो 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर L di अपान dt होता है। तो इसमें अगर वैल्यू पुट करें तो 10 इंटू 1.5 अपान 0.1, तो ये आ जाएगा 150 वोल्ट। यानी इसमें जो औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वह होगा 150 वोल्ट। ग, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान IRMS से आप क्या समझते हैं? प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में संबंध लिखिए। तो ये देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या है? प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरे साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इस तरह से IRMS बराबर I का स्क्वायर और ये बार लगा है तो औसत हो गया, और ये अंडर रूट लगा है तो ये रूट हो गया, और ये होता है I नॉट अपान रूट 2 के बराबर। 3 का घ, ये फिगर दिया गया। इस फिगर में सेकंड में यह नहीं दिखाया गया है कि धारा किधर से किधर प्रवाहित हो रही है, तो इसमें हम धारा का मान जो है अपने हिसाब से भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इस फिगर में हम धारा जो है इस रूप में लेते हैं तो ये देखिए, इसके थ्रू जो O पर B का मान होगा यह होगा इस दिशा में, और O पर इसके कारण जो मान होगा ये होगा इस दिशा में, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ये होगा इस दिशा में। ये थी ये B1 और ये B2, ये दोनों दूरियां बराबर हैं, तो B1 और B2 का जो मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा, वह भी बराबर होगा, अर्थात यह B1 रूट 2 के बराबर होगा। या अगर आप इसे जो है इस फिगर के माध्यम से दिखाते हैं तो आप इस दिशा में भी इसे दिखा सकते हैं। तो कुंडली 1 और कुंडली 2 के कारण बिंदु O पर जो चुंबकीय क्षेत्र B1 और B2 है, B1 बराबर B2 मैग्नीट्यूड में बराबर है, और इसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट I A स्क्वायर अपान 2 A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पावर 3/2। तो इस तरह से ये दोनों जब 90 डिग्री पर हैं तो इसका परिमाण B बराबर अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 B1 स्क्वायर यानी B1 रूट 2 हो गया। अब इसका मान रख देंगे तो B1 का मान है म्यू नॉट I A स्क्वायर अपान 2 A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पावर 3/2 इंटू रूट 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, ये मिल जाएगा। अब थीटा निकालना है तो tan थीटा बराबर B2 बाई B1, और ये बराबर 1 के, क्योंकि B1 और B2 दोनों का मान बराबर है। तो इस तरह से ये हो गया tan 45 के बराबर, यानी थीटा बराबर 45 डिग्री। 4 का क, किसी प्रत्यावर्ती स्रोत से प्रतिरोध, प्रेरक एवं संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ आरेख बनाइए, इस परिपथ की प्रतिबाधा एवं अनुनादी आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए L, C और ये R, इसके क्रॉस VL, इसके क्रॉस VC और इसके क्रॉस VR। अब आपको पता है कि VL के लिए क्या होता है, वोल्टेज अग्रगामी होता है, और वोल्टेज अग्रगामी और धारा पश्चगामी। तो इस तरह से VL ऊपर हो गया, I इधर हो गया, और R के लिए उसी दिशा में होता है। C के लिए धारा अग्रगामी होती है, वोल्टेज पश्चगामी होता है। तो इस तरह से VL और VC एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसका अंतर हो गया VL माइनस VC। अब VL माइनस VC और VR का जो रिजल्टेंट है वह है V, तो V का स्क्वायर बराबर VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। तो इस तरह से V बराबर, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो VL बराबर I इंटू XL और VC बराबर I इंटू XC, और इस तरह से ये वैल्यू मिल जाएगी। तो V अपान I और V अपान I यहाँ पर जो होगा यह परिपथ की प्रतिबाधा होगा, इम्पीडेंस होगा। तो इसका मान हो गया अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं XL का, तो ये Z इक्वल्स टू अंडर रूट ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C पूरे का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अनुनाद की स्थिति में XL और XC ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, अर्थात ओमेगा L बराबर 1 अपान ओमेगा C होगा। तो इस तरह से ओमेगा स्क्वायर LC बराबर 1, यानी ओमेगा बराबर 1 अपान अंडर रूट LC, और ओमेगा बराबर 2 पाई F, तो इसलिए F बराबर हो गया 1 अपान 2 पाई अंडर रूट LC। यह
अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 ख, दिए गए संजाल में बिंदु ए एवं बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यदि ए व बी के मध्य 15 वोल्ट की बैटरी जोड़ दें तब संधारित्रों पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब ये आप देख रहे हैं कि यह निकालना है ए और बी के बीच में, तो ए और बी को अगर हम खींच दें तो यह बन जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज के आकार का, जिसमें P ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Q, ये R और ये S। अब इसमें C और D का जो विभवांतर होगा वह बराबर होगा, इसलिए C5 में कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा। जब इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा अर्थात यह संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह से होगा, यानी यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, इसलिए CD में स्थित संधारित्र में कोई आवेश नहीं होगा। अब ACB में जो ये ऊपर वाला सर्किट होगा ACB, तो ACB में जो तुल्य धारिता होगी यह हो जाएगी प्रोडक्ट अपॉन सम, तो 4 × 4/4 + 4। क्यों? क्योंकि ये सीरीज में है तो सीरीज में रेसिप्रोकल जोड़ा जाता है, तो यह आ जाएगा 2 ओम। इसी तरह से नीचे वाला ADB में जब जोड़ेंगे तो ये भी आ जाएगा 2। अब ACB और ADB एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल में डायरेक्ट सम होता है, तो AB बराबर तुल्य धारिता यानी C बराबर 2 + 2 दैट इज 4 माइक्रोफैरड। ग, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियमों को लिखकर समझाइए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें और पूछा था ना कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा, तो Q बराबर CV, तो इसे वैल्यू पुट कर देंगे तो मिल जाएगा आपको। किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम 2 नियम है। पहला नियम है कि किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस परिपथ से होकर प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यानी E = -del∅/del t। सेकेंड है, उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होती है जो उत्पन्न करने वाले कारण का विरोध कर सके, जिसे कि लेंज का नियम भी कहते हैं। 4 का घ, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है लेंस द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटा बिना लेंस के आंख पर बना दर्शन कोण, यानी β/α। अब यहां पर जो सूत्र है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का, यह है M बराबर -VO/UO × D/FE। अब इसमें आपको वैल्यू पुट कर देनी है, वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे D क्या होगा? VO + FE के बराबर होगा। D बराबर VO प्लस, नली की जो लंबाई है वह D बराबर VO + FE, और ये दिया गया है कि बराबर 15 है, तो 15 बराबर हो गया VO + 6.25, तो इससे VA मिल गया 8.75 सेंटीमीटर। अब 1/VO - 1/UO बराबर 1/FO होता है, तो इससे 1/UO का मान हो गया 1/VO - 1/FO, यानी 1/8.75 - 1/2। तो ये हो गया आपका, सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा ये -17.5 बटा 6.75, यानी -2.59 सेंटीमीटर। 4 का अंग है, द्रव्यमान क्षति की परिभाषा लिखनी है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग नाभिक के द्रव्यमान से कुछ कम होता है। द्रव्यमानों के इस अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। बंधन ऊर्जा, नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को उस नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। बंधन ऊर्जा 0.0304 AMU है, तो 1 AMU बराबर होता है 931 MeV, तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह आ जाएगा 28.3 MeV। 5 का क, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी समीकरण का उल्लेख कीजिए। इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कीजिए। तो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है 1/2 mvmax² = h टाइम्स न्यू माइनस न्यू नॉट, जहां पे न्यू मैक्स यानी ये v मैक्स उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग, h न्यू अवशोषित फोटॉन की ऊर्जा, h प्लांक नियतांक, और न्यू नॉट
धातु की देहली आवृत्ति है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन तभी संभव है जब किसी धातु की प्लेट पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम न हो। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का वेग यानी गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर करता है। प्रकाश के आपतित होते ही धातु पृष्ठ से तत्काल इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। मीन्स देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन फॉलिंग ऑफ लाइट एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही लाइट पड़ती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है। 5 का ख, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन को समझाइए, दोनों में अंतर लिखिए। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा किस प्रकार का यानी किस क्रिया का परिणाम है? तो नाभिकीय विखंडन क्या है? जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है तो वह नाभिक लगभग 2 बराबर नाभिकों में टूट जाता है और इसके साथ बहुत ही अधिक ऊर्जा निकलती है। तो जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम की जब बमबार्डिंग होती है तो ये 92U235 प्लस 0N1, तो ये बेरियम और क्रिप्टन में टूटता है और बहुत ही अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। नाभिकीय संलयन, 2 हल्के नाभिकों के संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। अब सूर्य पर जो ऊर्जा है वह नाभिकीय संलयन का ही है। तो 1H1 प्लस 1H1 इस तरह से ये समीकरण बन जाता है। हीलियम का नाभिक बना, ये बीटा कण है, पॉजिट्रॉन, ये न्यूट्रिनो है और ये ऊर्जा। सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा है वह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। 5 का ग, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण। तो संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये तरंगे त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे प्रकाश की भांति परावर्तित और अपवर्तित होती हैं। ये तरंगे प्रकाश की चाल से चलती हैं। यदि तरंग का संचरण z दिशा में हो रहा है तो वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत अर्थात x और y दिशा में होंगे। तरंग की आवृत्ति न्यू बराबर c बटा लैम्डा, c का मान प्रकाश यानी प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ अपॉन 10, तो ये हो गया 3 × 10⁷ हर्ट्ज। आंख की समंजन क्षमता, वस्तु दूरी के हिसाब से आंख के लेंस की स्वतः फोकस दूरी का परिवर्तित होना आंख की समंजन क्षमता कहलाती है। जैसे हम दूर की वस्तु को देखते हैं तो आंख का जो लेंस है वह लेंस उसी हिसाब से फोकस दूरी को समायोजित करता है और जब पास की वस्तु है उसको उसके हिसाब से। तो यह जो समायोजन है इसी को आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। इस सूत्र के हिसाब से जो न्यूमेरिकल पार्ट है 1/f = 1/v - 1/u, अब इसमें वैल्यू पुट कर दें तो ये हो गया आपका 1/v का मान है 1/-150 -1 बटा ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 1/30 यानी f का मान होगा 30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी धनात्मक है अतः उत्तर लेंस का प्रयोग करना होगा। अथवा पार्ट इसका है लेंस मेकर सूत्र है 1/f बराबर n - 1 1/r1 - 1/r2, इसका निगमन आप करें। किरचॉफ का नियम है समेशन i बराबर 0 पहला, समेशन i r बराबर समेशन e, और व्हीटस्टोन सेतु में P/Q बराबर R/S का निगमन है। क्वेश्चन नंबर 6, कास का नियम। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε टाइम्स गुना होता है। फाई E बराबर E.dA यानी Q/ε0। अब देखिए किसी खोखले बेलन के भीतर 17.7 × 10⁻12 कूलाम आवेश है। इसके वक्र पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स 1.5 Nm² पर कूलाम है। इसके किसी एक समतल पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का क्या मान होगा? तो आपको पता है कि पहले तो आपको इसमें प्रूव करना है। तो ये इस चित्र के हिसाब से आप ये निकालते हैं तो बिंदु आवेश Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r², इसकी दिशा है O से P की तरफ होगी। क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है d फाई E बराबर E.dA यानी E.dA cos थीटा,
और ई डी ए कास थीटा बराबर हो गया, यानी ई का मान रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डी ए कास थीटा बाई आर स्क्वायर। अब डी ए कास थीटा बाई आर स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा डी ओमेगा। तो ये जो बिंदु आवेश Q है इसके कारण बाहर निकलने वाला जो फ्लक्स होगा यह इस एलिमेंट के लिए हमने निकाला था, थोड़े से के लिए, पूरे के लिए हम इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये इंटीग्रेशन ओवर डी फाई ई, ये वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सेकेंड पार्ट जो इसका था, खोखले बेलन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो है फाई ई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आएगा। फाई टोटल जो है फाई कर्व्ड प्लस फाई प्लेन के बराबर होगा। तो फाई प्लेन बराबर हो गया टोटल में से कर्व वाले को घटा दें तो 2 माइनस 1.5 यानी 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका अथवा पार्ट है वैद्युत धारिता किसे कहते हैं? किसी चालक को दिए गए आवेश Q तथा उसके कारण चालक के विभव V में होने वाली वृद्धि को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। ये फिगर है। इस फिगर में अब यहां पर हमें ये फाइंड करना है कि इसके अंदर एक ये सीट रखी गई है K परावैद्युतांक की, जिसकी मोटाई T है। अब इसके लिए सूत्र क्या बनेगा? इसकी जो दूरी है D है। तो संलग्न चित्र के अनुसार यदि प्लेटों का क्षेत्रफल A हो तो प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E नॉट Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A होगी। यानी D दूरी में, ये T दूरी में प्लेट है तो D माइनस T दूरी में एयर होगी। तो एयर में जो है ये हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। इस माध्यम में कितना हो गया? इस माध्यम में हो जाएगा Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। तो अब प्लेटों के बीच विभवांतर अगर V है तो V बराबर E नॉट, एयर है D माइनस T दूरी में, इंटू E इंटू T, यह है T दूरी में E। अब यहां वैल्यू पुट करेंगे, ये E नॉट का मान यहां से ले लिया आपने Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, और इसका मान यहां से ले लिया तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कॉमन D माइनस T प्लस T बाई K। लेकिन संधारित्र की धारिता C बराबर Q बटा V होती है, तो ये Q बटा V ये पुट करेंगे तो ये Q से Q कटेगा, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K, यह जो है सूत्र मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक निकालना है। यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में प्राप्त दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये फिगर आप बनाएंगे और यह इसमें आप निकालेंगे पहले पथांतर S1P और S2P का जो डिफरेंस है यह पथांतर निकालेंगे, यह n लैम्डा के बराबर होगा। अब यहां पर जो वैल्यू आ रही है वह कितनी आ रही है, देखिए इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लेंगे। तो जो पथांतर हुआ XD अपॉन कैपिटल D के बराबर होगा। अब बिंदु P पर mवें क्रम की दीप्त फ्रिंज हेतु जो अंतर होगा, माने कि जो पथांतर होगा, यह लैम्डा का पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो ये 0 1 2 3 इस तरह से आएगा। तो ये केंद्रीय दीप्त फ्रिंज के लिए 0, यानी जो सेंट्रल फ्रिंज होगी वह एकदम उसके दोनों जो स्लिट हैं S1 S2 स्लिट हैं उसके मध्य बिंदु पर जो क्षैतिज रेखा उस पर बनेगा। अब अगर 1 रखते हैं तो पहला दीप्त, 2 रखते हैं तो दूसरा दीप्त, इसी तरह से रखते जाएंगे। तो दीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई है, अगर हम जनरल mवी और m+1वीं दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी निकालें तो ये बीटा इक्वल टू लैम्डा D अपॉन D मिल जाता है। इसी तरह से अदीप्त फ्रिंज के लिए भी निकालेंगे। तो जो पथांतर है यह पथांतर लैम्डा बाई 2 का मल्टीपल होना चाहिए, आड मल्टीपल, लैम्डा बाई 2 का आड मल्टीपल होना चाहिए। ये निकाल लेंगे, ये भी आएगा बीटा बराबर लैम्डा D बाई D। इसका मतलब यह है कि दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की जो चौड़ाई होती है वह बराबर होती है। इसी का है अथवा पार्ट कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी। तो अगर लेंस L1 और L2 ये दोनों रखे गए हैं, ये प्रकाश की किरण है, अगर कुछ समय के लिए मान लेते कि यह दूसरा लेंस उपस्थित नहीं है तो ये बनता I डैश पर। अब I डैश जो है L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, इसलिए यह बनाएगा I पर। तो अब इस तरह से
L2 अगर अनुपस्थित रहे तो 1/v डैश माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f1 हो जाएगा, और L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, अतः I डैश का जो प्रतिबिंब है I पर बनेगा। अब इसमें ये सूत्र यूज करेंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f के लिए, तो सेकेंड केस में v पर इमेज बन रहा I, और जो डिस्टेंस है वस्तु की वह है v डैश, तो 1/v माइनस 1/v डैश इज इक्वल्स टू 1/f2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं, तो समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो जो v डैश वाला टर्म है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब एक सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम बात करें तो u और v किसी एक पर्टिकुलर लेंस के लिए होगा, तो यह अगर उसके लिए हम मान लें तो ये हो जाएगा कैपिटल f फोकस दूरी के लेंस का, तो 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, यानी इसको हम f1 प्लस f2 अपान f1 f2, यानी f बराबर प्रोडक्ट अपान सम, दैट इज f1 f2 अपान f1 प्लस f2। अब चिन्ह सहित फोकस दूरी का मान रख करके और हम इसका नेचर निकाल सकते हैं कि वह किस तरह से कार्य करेगा। तो अब यहां पर दिया गया कि समान फोकस दूरी का उत्तल और अवतल लेंस दोनों है, तो एक की फोकस दूरी धनात्मक होगी, दूसरे की ऋणात्मक होगी, तो अगर हम इसको रखते हैं तो ये देखिए मिल रहा है इन्फिनिटी, नीचे जीरो आ जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, अर्थात यह समतल प्लेट की तरह से व्यवहार करेगा। इसी का सेकंड पार्ट है कि इसमें 20 सेंटीमीटर जो फिगर दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दोनों के बीच की दूरी है लेंस, और अनंत से किरणें आ रही हैं, समानांतर आएंगी। अब यह दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनाएंगे, तो इस तरह से अगर ये 20 सेंटीमीटर तो 20 सेंटीमीटर ये भी होगा, तो अब ये हो जाएगा लेंस की फोकस दूरी, ये cm प्लस mf दैट इज 20 प्लस 20 यानी 40 सेंटीमीटर। अब इसका जो है 8वां क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत एवं विभव प्राचीर पर अग्र अभिनति का क्या प्रभाव पड़ेगा? संधि डायोड का उपयोग करके पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ आरेख बनाइए तथा दिष्टकारी की कार्यविधि का उल्लेख संक्षेप में कीजिए। तो पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनति में होने पर अवक्षय परत की चौड़ाई घटेगी और विभव प्राचीर भी कम होगा। अब यह है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए सर्किट। अब इस सर्किट में ये इनपुट और ये आउटपुट मिलता है, निवेशी सिग्नल है और ये निर्गत सिग्नल है। क्रियाविधि, तो क्रियाविधि में आप जानते ही है कि जब ये S1 धनात्मक होगा तो यह D1 फॉरवर्ड बायस में होगा और D2 रिवर्स बायस में होगा, तो इसके द्वारा धारा मिलेगी, अर्थात धारा की दिशा होगी यह S1 D1 B A S S1, इस तरह से धारा प्रवाहित होगी B से A की तरफ। सेकेंड टाइम में जब यह निगेटिव टर्मिनल इसका पहुंचता है तो यानी इसकी पोलरिटी जो है चेंज होती है, तो यह S2 जो है यह धनात्मक होगा। जब S2 धनात्मक होगा तो यह फॉरवर्ड बायस में होगा और यह रिवर्स बायस में हो जाएगा, तब भी धारा का प्रवाह होगा B से A की तरफ, और यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इस तरह से यह पूरी तरंग को यानी पूरे जो है इनपुट सिग्नल को, AC सिग्नल को DC में बदल देता है। अथवा पाठ है इसका, परमाणु का बोर मॉडल लिखिए। तो नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ संशोधन किया और निम्नलिखित परिकल्पनाएं दी। क्या दी? किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित त्रिज्या वाली वृत्ताकार कक्षाओं में ही परिक्रमण करते हैं, जिन्हें अस्थायी कक्षा कहते हैं, और ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो, यानी L बराबर mvr इक्वल्स टू n h/2 पाई, n का मान 1 2 3 4 5 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जब परमाणु को बाहर से कुछ ऊर्जा प्राप्त होती है तो वे उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, किंतु वहां वे 10⁻⁸ सेकेंड तक ही ठहर पाते हैं और ठहरने के पश्चात अपेक्षाकृत निम्न ऊर्जा स्तर में वापस लौट आते हैं। इस प्रकार जब ये ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं तो दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर को वैद्युत चुंबकीय तरंग यानी प्रकाश फोटान के रूप में उत्सर्जित करते हैं। बोर की अस्थायी कक्षाओं की त्रिज्या के लिए सूत्र निकालना है।
तो अस्थायी कक्षा में वृत्तीय गति करने के लिए इलेक्ट्रॉन को आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। अतः एनी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए ये mv²/r अभिकेंद्र बल इसके इलेक्ट्रिकल फोर्स यानी 1/4πε0 E इंटू ई अपान इसके बराबर होना चाहिए। इसे mvn² इक्वल टू ये मिल जाएगा। अब बोर की जो पहली परिकल्पना है कि nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है वह nh/2π का पूर्ण गुणज होगा। तो इससे अगर हम vn का मान निकालें तो nh/2π mrn, तो इस तरह से ये मिल जाएगा। समीकरण 1 और 2 से अगर वैल्यू पुट कर दे तो m टाइम्स nh/2π mrn का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4πε0 E²/rn। अब यहां से इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद ये देखिए n²h²/π mrn इक्वल्स टू E²/ε0 हुआ। अब E²/ε0 का मान इसमें पुट कर देते हैं। तो जब पुट करेंगे तो ये Rn इक्वल टू मिल जाएगा इतना, या ये वैल्यू रख सकते हैं। अब इसमें देख रहे हैं कि Rn जो है वह n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अर्थात n का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बोर त्रिज्या जो है, बोर त्रिज्या का जो मान है वह भी बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। किसी धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, और ये न्यूमेरिकल पार्ट है कि 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन सुग्राहिता वाले धारामापी के पैमाने में 30 खाने हैं और इसका प्रतिरोध 20 ओम है। इसे 1 एम्पियर तक धारा मापने वाले अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो ये फर्स्ट पोर्शन तो इसका इजी है, ये फिगर आप बनाएंगे और इस फिगर में ये दिखाना है कि यह F1 ऊपर की तरफ, F2 नीचे की तरफ, और ये इसकी दूरी जो है b है, तो ये दूरी हो गई b sin थीटा। तो किसी क्षण कुंडली के लूप की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाती है। बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। तो यहां पर जो बल है वह ILB इसके बराबर है और दूरी हो गई b sin थीटा। तो इस तरह से हो गया L इंटू बी जो है वह एरिया हो गई, तो IAB sin थीटा। यदि लूप में फेरों की संख्या n है तो हम इसे लिखेंगे टाउ इक्वल्स टू NIAB और टाउ बराबर होता है MB sin थीटा, यानी ये जो NIA है यह m के मैग्नेटिक मोमेंट के बराबर होता है, इसलिए NIA की जगह पर m लिख देंगे तो टाउ इक्वल टू MB sin थीटा। धारामापी के समांतर क्रम में सूक्ष्म प्रतिरोध लगाकर अमीटर में बदला जा सकता है, क्योंकि अमीटर का प्रतिरोध नेग्लिजिबल स्मॉल यानी कम से कम माना जाता है, होना चाहिए, सूक्ष्म होना चाहिए। अब यहां पर दिया है IG का मान 30 गुणे ये 20 हो गया, 30 खाने हैं और एक खाने का मान 20 है, तो इस तरह से इसका टोटल मान हो गया 6 × 10⁻⁴ एम्पियर। S बराबर IG अपान I माइनस IG इंटू जी होता है, ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये मान आ जाएगा, ये आ गया आपका 0.012 ओम। सेकेंड पार्ट में Why is पोटेंशियोमीटर कंसिडर्ड सुपीरियर टू वोल्टमीटर, यानी पोटेंशियोमीटर जो है वोल्टमीटर से श्रेष्ठ क्यों माना जाता है। चलिए देखिए, विभवमापी अनंत प्रतिरोध के आदर्श वोल्टमीटर के समतुल्य होता है। विभवमापी में विक्षेप की स्थिति पढ़ने में त्रुटि की संभावना नहीं होती है, इसी कारण से विभवमापी को वोल्टमीटर की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है। इसका पार्ट जो है न्यूमेरिकल पार्ट जो है इसमें दिया गया है कि A से B जो तार की लंबाई है वो 200 सेंटीमीटर है और यह 1.5 वोल्ट का एक सेल जुड़ा हुआ है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 10 ओम है। तो जब जो है यह सिर्फ सेल है, वोल्टमीटर नहीं जोड़ा गया है, उस स्थिति में यह इसका जो बैलेंसिंग पॉइंट है 50 सेंटीमीटर पर है और जब वोल्टमीटर जोड़ दिया जाता है तो 49 सेंटीमीटर पर मिलता है। तो फाइंड करना कि वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होगा। तो विभव प्रवणता K बराबर I इंटू रो होता है। प्रथम स्थिति में VAC I इंटू रो के बराबर होगा, यानी 1.5 बराबर 3 × 10⁻² रो इंटू 50, इससे रो का मान निकल जाएगा 1 ओम पर सेंटीमीटर। तो अब विभवमापी के जो तार का प्रतिरोध है वह RAB 200 इंटू रो हो गया, यानी इससे निकाल लेंगे तो 200 ओम आ गया। वोल्टमीटर का प्रतिरोध अगर कैपिटल R है तो द्वितीय स्थिति में क्या है कि VAC डैश जो
सेकेंड पोजीशन मिल रही है वह के एल डैश के बराबर होगी, और के का मान आई इंटू रो है इंटू एल डैश 49 है, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 1.47 वोल्ट। यानी वोल्ट मीटर जो है जो रीड करेगा 1.47 वोल्ट पड़ेगा। यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक V डैश, तो V डैश बराबर E माइनस आई डैश R, यानी E माइनस ई अपान आर प्लस आर इंटू आर। इसमें मान रखेंगे तो ये आ जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो R का मान आ जाएगा 500 माइनस 10 यानी 490 ओम। यानी वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वह 490 ओम होगा। ये इसके भौतिक नियतांक हैं, दिए गए हैं। यहाँ पर प्लांक नियतांक 6.6 इंटू 10⁻34 दिया गया है, लेकिन एक प्रश्न के उत्तर में 6.6 रखने पर नहीं आता है, बल्कि ये 6.63 रखने पर आया है। ये माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज ये निर्देश दिया जाता है। ये सॉल्यूशन जो है मार्किंग स्कीम के साथ आपको ये देखने के लिए है। ये बोर्ड ऐसे मार्किंग करके देता है और इसी के अनुसार जो हमारे शिक्षक हैं यह इसका मूल्यांकन करते हैं। ये मार्किंग स्कीम होती है, किस पार्ट के लिए कितना नंबर बटा होता है इसे आप इसमें देख सकते हैं। और इसके डिस्क्रिप्शन में इसके पूरे PDF का लिंक दिया गया है, तो अगर आप इसका पूरा सॉल्यूशन चाहते हैं तो ये इसमें उपलब्ध है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसा लगा।